हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एज ए फ्लिक। फ्रेंड्स, हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हमारा नेक्स्ट लेसन होने वाला है। ठीक है, अब तक हम इसमें बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, उसके बाद में उसके पार्ट्स के बारे में जाना था, फिर हमने शेड्यूल्स के बारे में भी जान लिया है, प्रेम्बल भी कर चुके हैं इसकी। उसके बाद हमने इसका पार्ट फर्स्ट भी डिस्कस कर लिया है। तो आज फ्रेंड्स बारी आती है पार्ट सेकंड की, जिसमें हम जो पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में। फ्रेंड्स, आपको पता है सिटीजनशिप कितना कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है इस टाइम पे। इसके अलावा ये कितना इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। अगर हमारे पास किसी चीज़ की किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं होगी ना, तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है, ये मैं आपको बताऊंगी कि क्यों होती है। आखिर सिटीजनशिप इतना बड़ा, इतना डोमिना, इतना वल्नरेबल इशू क्यों है। हर कोई क्यों चाहता है कि हमें किसी न किसी देश की सिटीजनशिप मिल जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला हमारा पार्ट 2 में आता है, और इसके जो आर्टिकल आते हैं ना, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल कहाँ तक आता है, आर्टिकल 5 से लेकर आता है आर्टिकल 11 तक। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स कि जब सिटीजनशिप किसी के पास में होती है ना, तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं उस देश के। जैसे वो उस देश के सेंसस में गिना जाता है, तो उसकी जब गिनती होती है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट काम करती है ना, तो वेलफेयर के उसके लिए काम होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा राइट्स मिलते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर पाए। इसके अलावा उसको मतलब उसके सोशो पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं वो भी सिक्योर रहते हैं। उसकी सोशल कंडीशन जो होती है वो भी अच्छी रहती है। अगर कोई इंसान के पास सिटीजनशिप नहीं होती ना, तो उस देश के लोग उसको बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं कौन कहाँ से एलियन उठ के आ गया है। ठीक है, अगर सिटीजनशिप होती है तो हम लोग समझते हैं कि हाँ, ये हमारी फैमिली का मेंबर। जिसमें आपको बताया था प्रेमल में ये बोला गया कि आपको अपने जो देश के लोग हैं उनको सबको ही वैसे मानना चाहिए, लेकिन इसमें खासकर ये बताया गया कि अपने देश के लोगों को आपको फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे एक अपनेपन की फीलिंग आती है जब सिटीजनशिप किसी की होती है। तो वो उसको लगता है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, तो जितने मेरे अधिकार है वो सिक्योर रहेंगे। अगर मेरे किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये गवर्नमेंट है जो मेरे लिए काम करेगी। जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे लिए काम करेगा। इसके अलावा जितने बेनिफिट का काम हो रहे हैं, कोई भी स्कीम चल रही है तो उसमें मुझे काउंट किया जाएगा, मेरे लिए कोई स्कीम चलाई जाएगी जिसमें मेरे को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी तो मुझे इस देश में एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, जिससे मैं अपने काम करके अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह कर पाऊंगा, जिससे अपनी लिवलीहुड को अच्छे से इंजॉय कर पाऊंगा। इसके अलावा जब मेरी फैमिली होगी तो उस फैमिली को भी बहुत सारे राइट्स मिलेंगे। उसको राइट टू एजुकेशन मिलेगा, उसको इसके अलावा राइट टू लिविंग स्टैंडर्ड्स का अच्छे होने का अधिकार मिलेगा, राइट टू लाइफ मिलेगा। मतलब बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। अपने इंडिया में ये सब राइट्स, इसके अलावा और देशों में और राइट्स होते हैं। ठीक है, तो सिटीजनशिप इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो हमको ये सब राइट्स लेने का कोई अधिकार नहीं होता। हम लोग ले सकते हैं, अगर हमें कोई दे रहा है तो फिर हमको ऐसा लगता है कि हमें जैसे अगर मैं लेमन लैंग्वेज बोलूँ कि भीख मिल रही है हमको। वैसे हमें कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हमें पास सिटीजनशिप है उस देश की और हमको फिर वो चीज़ मिल रही है, तो उसका ये हमारा उस पर अधिकार था, इसलिए हमको वो चीज़ मिल रही है। तो सिटीजनशिप हर किसी के पास में होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी न किसी देश के सिटीजनशिप होने का मतलब ये होता है कि हम उस देश के नागरिक हैं, और अब जितने भी यहाँ पर काम होने वाले हैं उसमें हम भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि सिटीजनशिप का बैकग्राउंड क्यों है और ये क्यों रखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए इसमें इंपॉर्टेंस सबसे पहले यही बताया गया है। देखो, पहले पार्ट फर्स्ट आया था, इसमें मैं यही जानना था कि हमारे देश में कितने पार्ट्स हैं और कितनी यूटीज़ हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर सिटीजनशिप डाल दिया गया। पहले क्यों चाहते तो हम और भी तो आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं और DPSP है, उसके अलावा और भी राइट्स है, वो पहले डाल सकते थे पार्ट में। हमने पार्ट 2 में सिटीजनशिप भी क्यों रख दिया, क्योंकि आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट इशू है हमारे लिए। अगर हमारे पास सिटीजनशिप ही नहीं है तो बाकी के राइट्स तो बाद में आते हैं ना हमारे लिए। सिटीजनशिप हमारे पास होनी चाहिए, तभी तो वो राइट्स को हम एंजॉय कर पाएंगे। तो इसलिए बताया गया है कि कौन पहले इस देश का सिटीजन होगा, उसके बाद में जो आगे के राइट्स आएंगे, तभी तो वो समझ पाएगा ना कि हमारे राइट्स हैं भी या नहीं है। अगर सिटीजन ही नहीं है तो फायदा क्या है उसको पता करने का कि राइट है या नहीं है हमारे, क्योंकि जब वो राइट ही नहीं मिलने वाले हैं उसको। क्योंकि बहुत से राइट होते हैं सिटीजन जो सिटीजन को ही मिलते हैं किसी देश के, और बहुत से ऐसे होते हैं जो सबको मिल जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स जो होते हैं ना, जैसे एम्प्लॉयमेंट का हो गया, या फिर देश में अच्छे से रहने का, राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू एजुकेशन होगा, ये केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि सिटीजन होते हैं। ठीक है, तो हम आपको फ्रेंड्स बताएंगे आपको कि राइट टू एजुकेशन तो मिलता सबको है, लेकिन फिर भी जो इंसान अपने हमारे देश के सेंसस में गिना जाएगा ना, उसको और अच्छे से मिलेगा, और ज़्यादा फायदे में मिलेगा। और ज़्यादा उसको जितनी भी स्कीम्स आएंगी उस समय उसको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं फ्रेंड्स बताती हूँ आपको, आप आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको बैकग्राउंड भी समझाऊंगी इसका, जब आगे चलूँगी कि पार्लियामेंट ने क्या क्या लॉ बनाए हैं इसमें। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो केवल सिटीजन को मिलते हैं। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि हमारे जो अदर फॉरेन कंट्री के लोग जो होते हैं, एलियन बोला जाता है जिनको, जो कि अदर देश के लोग हैं, उनको भी वो भी इंजॉय करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे वर्ड आएंगे जो मैं आगे आपको समझाऊंगी। पहले आप यहीं से डिस्कस कर लीजिए। पहले हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बुक को वर्ड बाय वर्ड कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बारी आती है हमारे आर्टिकल 5 की। ठीक है, आर्टिकल 5 हमारा कहता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंस किया गया था उस टाइम पर सिटीजनशिप किस तरीके से मिलती थी। ठीक है,
देखिए कि पहला तरीका ये था कि हु वाज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहला तरीका ये था कि जो कि इस टेरिटरी में बॉर्न होना चाहिए, जो कि मतलब हमारे इंडिया में जन्म ले, उसको मिलेगी सिटीजनशिप, ठीक है। सेकंड ये था आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब क्या, या उसके पेरेंट्स, या माँ या बाप, मतलब कोई माँ या पिताजी कोई भी हो, वो उनमें मतलब उनमें से कोई भी एक या फिर दोनों, वो क्या होना चाहिए, वो इंडियन टेरिटरी में जन्म लेने होने वाले होने चाहिए, मतलब वो इंडियन के नागरिक होने चाहिए, सीधी सी बात ये है इसमें, ठीक है। इसके अलावा थर्ड का दे रखा है हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग सच कमिटमेंट, मतलब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उससे इमीडिएटली, मतलब उस टाइम के जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो उस टाइम पे वो 5 सालों से मतलब 5 सालों से वहाँ पर रह रहा हो, तो उसको भी हम सिटीजनशिप मतलब देते हैं अपनी, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये हमारे 3 तरीके हो गए। आर्टिकल 5 में हमें 3 तरीके बताया गया कि बाई बर्थ बताया गया, पहला बताया गया बाई बर्थ, या फिर हम लोग हमारे पेरेंट्स के बाद में सिटीजनशिप होगी तो हमको भी मिल सकती है। इसके अलावा यह बताया गया कि 5 सालों से हम उस इंडिया में, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था ना, उस टाइम पर हम रह रहे हूँ, ठीक है, तो उनको भी सिटीजनशिप मिल गई थी यहाँ की, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी वाले जो आर्टिकल्स है ना, वो थोड़ी देर में समझा दूँगी, पहले मैं एक काम करती हूँ, इंग्लिश कवर कर देती हूँ आपके, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद दे रखा है आर्टिकल 6 दे रखा है। आर्टिकल 6 का दे रखा है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें बोला गया कि अब उन लोगों को कैसे सिटीजनशिप मिलेगी जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट होकर हमारे इंडिया में आए हैं, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं कि कैसे कैसे उनको मिल सकती है जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट होकर हमारे इंडिया में आए हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स पहली कंडीशन ये बोल रहा है कि ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। मतलब आइदर का मतलब है कि यहाँ पे दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो उसके दादा दादी हो, या उसके पापा मम्मी हो, या वो खुद हो, ठीक है। वो क्या हो, वो इंडिया में बॉर्न हुआ हो, कहाँ पे इंडिया में बॉर्न हुआ हो, इंडिया में बॉर्न हुआ हो, जो कि इंडिया का मतलब क्या डिफाइन किया गया, इंडिया का डिफाइन किया गया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लागू हुआ था 1935 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम इंडिया मानते हैं पूरा, उसमें बॉर्न हुआ हो किसी न किसी जगह पर, जैसे हम लोग मानते हैं अपने आइलैंड को भी मानते हैं अपने कंट्री में, मतलब जो भी हमारे इंडिया की टेरिटरी है पूरी, उसमें कहीं ना कहीं बॉर्न होना चाहिए, जो कि मतलब इसमें एक डिफाइन कर दिया कि इसके अकॉर्डिंग जो हो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो भी इंडिया की लैंड आती है उसमें किसी भी जगह पर अगर वो बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो हम उसको मान सकते हैं कि वो इंडिया का सिटीजन है, ठीक है। क्या बोला गया फर्स्ट कंडीशन में, ये बोला गया कि या तो वो खुद या उसके मम्मी पापा में से कोई या उसके दादा दादी में से कोई, ठीक है, वो मतलब वो बॉर्न हुए हों, ठीक है। इसके बाद में बी वाले की बात आती है, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19 डे ऑफ जुलाई 1948। इसमें बोला गया मतलब 19 डे ऑफ जुलाई मतलब क्या, 19 जुलाई 1948, ठीक है, 19 जुलाई 1948। ये करें डेट, आप मतलब डेट आपको याद नहीं रखनी है, आपको कोई अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से जानना है, ठीक है। डेट आपको जो याद रखना है वो आगे आएगा, ठीक है, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं वो, ठीक है। ही हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। इसमें बोला गया कि अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो और उसके बाद में वो इंडिया में ही रह रहा हो, ठीक है, वो उसके बाद में क्या रह रहा हो, 1948 के बाद आया हो, उसको इंडिया में ही रह रहा हो, ठीक है, मतलब उससे पहले आया हो, इंडिया में ही रह रहा हो, क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो इसलिए पीछे वाली डेट्स भी दी गई हैं कि जो मतलब उस टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको कौन माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोला कि 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो, लेकिन कोई आपको पता 47 में कंट्री आज़ाद हो गई थी, ठीक है, तो उस टाइम पर अगर जो लोग पाकिस्तान चले गए तो उसके बाद में मतलब पाकिस्तान से कोई इंसान यहाँ पे आ गया तो उसको माना जाएगा नहीं माना जाएगा, क्या मतलब सिटीजन, ये बात उसमें कंडीशन आई थी। तो उसमें बोला गया कि जो भी लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं और इंडिया में रेसिडेंट कर रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो उनको हम लोग सिटीजनशिप दे सकते हैं अपने, ठीक है। इसके अलावा थर्ड की बात आती है, इन द केस where such person has so migrated or on or after the 19 day of July, मतलब इसमें बोला गया या फिर वो 19 जुलाई को, मेरे से ऊपर वाली कंडीशन में ये था कि 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो, इसमें बोला 19 जुलाई पर या फिर 19 जुलाई के बाद आया हो, ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द ऑफिसर अपॉइंटेड इन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। मतलब इसमें बोला गया कि जो इंसान उससे पहले आया हो ना, वो तो वैसे ही बन जाएगा इंडियन सिटीजन हमारा, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 को आया है या फिर उसके बाद आया तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। आप एप्लीकेशन मेड बाय हिम, तो इसके लिए ऑफिसर्स नियुक्त किए जाएंगे, तो उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उस टाइम पर वो इंडियन सिटीजन बन सकता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। और इसमें ये भी बोला है कि कंडीशन भी रखी गई है कि जब तक वो 6 मंथ तक वहाँ रहने लेगा तब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है, ठीक है। जब तक वो 6 मंथ तक रह लेगा उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप आए तुरंत ही आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, नहीं, आपको 6 महीने पहले यहाँ रहना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कंडीशन थी फ्रेंड्स, 2 कंडीशन थी, पहली थी 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो तो वो बन जाएगा ना हमारा सिटीजन आराम से, ठीक है। इसके अलावा अगर वो 19 जुलाई 1948 पर ही आया है या उसके बाद में आया है तो वो कैसे बनेगा, वो बनेगा उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन भी कब होगा, जब वो 6 महीने ऑलरेडी वहाँ रह चुका हो, ठीक है। फ्रेंड्स हम आर्टिकल 7 की बात करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बोला गया राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, मतलब वही वाला ऊपर वाला कंडीशन है, वो नीचे भी कंडीशन वही है, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन आप देखते हैं इसमें वाले में क्या दे रखी है, ठीक है। इसमें भी दे रखा है कि हम कौन कौन से राइट्स देंगे जो कि पाकिस्तान से लोग यहाँ पे माइग्रेट होकर आए हैं वो देखिए फ्रेंड्स। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 अ पर्सन हु हैज़ आफ्टर द फर्स्ट डेट ऑफ मार्च, अब देखिए इसमें डेट चेंज हो गई है, 1
डे ऑफ मार्च मीन्स 1 मार्च 1947, फर्स्ट मार्च 1947, ठीक है। इसमें बोला गया आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 को छोड़ के, ठीक है। आर्टिकल 5 तो आपने पढ़ लिया, आर्टिकल 6 की कंडीशन भी पढ़ ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, ठीक है। इसमें डेट दी गई है 1 मार्च 1947, ठीक है। इसमें बोला गया माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब ये बोला गया इसमें कि जो 1 मार्च 1947 के बाद में, मतलब 1 मार्च 1947 के बाद में जो अगर इंडिया की टेरिटरी को छोड़ के चला गया है पाकिस्तान की टेरिटरी में और उसके बाद वापस आया तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। क्या बोला गया इसमें साफ साफ क्लियर मेंशन किया गया है कि जो 1 मार्च 1947 डेट दी गई है उसके बाद ही मतलब उसके बाद वो चला गया है पाकिस्तान में, उसके बाद वो यहाँ पे फिर आया जो कि मतलब पाकिस्तान में या उसके ऐसा भी कोई पार्ट जो पाकिस्तान में इस टाइम पे इंक्लूड है, ठीक है, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है, ठीक है। अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स इसमें एक बात कही गई है, इसमें कंडीशन लगाई गई प्रोवाइडेड एंड नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान हैज रिटर्न टू टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर अ परमिट ऑफ रिसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न इशूड बाई। मतलब इसमें बोला गया कि अगर कोई मान लो कोई ऐसा इंसान गया है जो कि मतलब कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स मतलब लेके गया था कि मैं लौट के आऊँगा, या कोई ऑलरेडी परमिशन लेके गया था, तो उसको इसमें मेंशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स, उसको नहीं करनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें हमने ऊपर वाली कंडीशन जो पढ़ी थी ना 19 जुलाई 1948 से पहले भी आया हो तो वो भी आ सकता है, ठीक है। 19 मतलब इसमें जो पार्लियामेंट लॉ बनाती रहती है ना वो चेंजिंग आती रहती है इसमें, क्योंकि सिटीजन को जितने भी राइट्स है ना वो जितने भी मतलब लॉ बनाने की पावर है पार्लियामेंट को दे रखी है। इसमें केवल कुछ फंडामेंटल चीज़ें लिख दी गई हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि देखिए पहले मैंने आपको बता दिया 1 जुलाई इसमें जो डेट दी गई थी 1 मार्च 1947, उसके बाद में अगर कोई इंसान चले गया पाकिस्तान की किसी टेरिटरी में जो कि इस टाइम वहाँ पे इंक्लूड है तो उसको नहीं माना जाएगा इंडियन सिटीजन, वो उसको सिटीजनशिप नहीं ले सकता। लेकिन जो हमने क्लॉज भी पढ़ा था आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 6 भी तो पढ़ चुके हैं ना ऊपर, उसमें क्लॉज भी पढ़ा था कि जो हमारा जो आ चुका हो मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले आ चुका हो तो वो बन सकता है, ठीक है। तो हाँ ये क्लॉज लागू है कि अगर मतलब कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि वो पहले आ चुका है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट चेक वगैरह करके उसको बनाएगी, और क्योंकि ऊपर आर्टिकल में लिखा ही है तो बनाएगी तो है, ठीक है। तो लेकिन इसमें साफ साफ मेंशन किया गया कि जो 1 मार्च 1947 से बाद चला गया है तो मतलब उसमें कंडीशंस लागू हैं कि कंडीशन के बाद में ही वो बन सकता है, ठीक है। और वो कंडीशन क्या है कि वो 1 जुलाई मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो या उस टाइम पे गवर्नमेंट चेक करेगी फिर, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमने अभी कितने 3 आर्टिकल्स पढ़ लिए, अब इसको पहले हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड हिंदी में इसको बोला जाता है नागरिकता, ठीक है। क्या बोला जाता है हिंदी में इसको बोला जाता है नागरिकता, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड नागरिकता बोला जाता है। सिटीजनशिप को क्या बोला जाता है नागरिकता, किसमें आती है भाग 2 में आती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बातें सारी वही थी, मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। उसमें थोड़ा सा देखो आर्टिकल 5 में ये बोल रखा है कि संविधान की प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब संविधान जब प्रारंभ हुआ तो उस टाइम नागरिकता कैसे दी जाएगी, ठीक है। तो पहले कंडीशन दे रखी है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ये तो बात क्लियर है कि जो जहाँ पर जन्मा है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा राइट नागरिकता का, ठीक है। तो जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो तो उसको राइट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पर दे रखा है जिसके माता या पिता में से कोई भी एक यहाँ राज्य क्षेत्र में यहाँ के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, मतलब क्या तो माता पिता दोनों या माता पिता में से कोई अगर एक भी इंडिया में जन्मा है ना उस टाइम पे तो उसको भी उसके इंसान मतलब उसके जो बच्चे होंगे उसको भी यहाँ का नागरिकता लेने का अधिकार है, ठीक है। और थर्ड दे रखा है ऐसे मतलब लोग जो कि जिस टाइम पे हमारा जो मतलब जो हमारा संविधान है वो लागू हुआ था उससे कम से कम 5 साल पहले वो यहाँ पर रह रहे हो, यहाँ पे ऑर्डिनरी भी रह रहे हो ना, मतलब यहाँ पे सिंपल तरीके से रह भी रहे हो तो उनको भी हम अपनी नागरिकता दे देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 6 में कहा गया है देखिए फ्रेंड्स पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब ये बोला गया कि जो कुछ लोग जो पाकिस्तान से भारत में आएंगे, जो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत में आएंगे तो उनको किस बेस पे हम लोग मतलब उनको किस बेस पे हम लोग नागरिकता यहाँ की देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो फ्रेंड्स पहली कंडीशन दे रखी है कि यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पिता में है या पितामही का मतलब क्या होता है ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है ना। माता में है मातामही मतलब माता की तरफ से भी, ऐसा नहीं दादा दादी, मतलब मैंने दादा दादी बोला था, दादा दादी का मेरा सेंस ये था कि नाना नानी भी होंगे, क्योंकि अगर मदर है उसकी, अगर मदर इंडियन सिटीजन की है और उसका पिताजी नहीं है उसके, तो मैंने आपको बताया था माता पिता में से कोई एक हो तो उस केस में भी मिलेगा, क्योंकि मम्मी के जो पापा मम्मी होंगे वो कौन होंगे, अपने इंडिया में उसको नाना नानी बोला जाता है, लेकिन वो कहे तो ग्रैंड पेरेंट्स ही जाएंगे ना। तो ऐसे मान लो कि इसमें बोला गया पितामही है, मतलब पितामही का मतलब क्या है जो पिता के जो पिता है, पिता की जो माता है, और मातामही का मतलब क्या जो माता की मम्मी है, माता के पापा है, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी जो कि कहाँ जन्मे हो भारत की टेरिटरी में, जो कि हमने 1935 में डिक्लेयर की थी उस टाइम पे, जो भारत की टेरिटरी थी, जो इंडिया का राज्य क्षेत्र था, जो भारत का राज्य क्षेत्र था उस टाइम में डिक्लेयर किया गया 1935 के अंदर, उसमें अगर जन्म हो तो उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा खा क्लॉज क्या दे रखा है, खा क्लॉज दे रखा है कि यदि वह इंसान जबकि वह व्यक्ति ऐसा हो
कैसा हो, 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रोविजन किया होगा यदि वे अपने प्रयोजन की तारीख के बाद क्षेत्र में, मतलब क्या इसमें ये बोला गया है, ऊपर कंडीशन पड़ी थी ना 19 जुलाई 1948, मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले वो यहाँ आ गया हो, ठीक है। अगर वो पाकिस्तान गया हो और उससे 19 जुलाई 1948 से पहले यहाँ आ गया हो तो उसको भी हम लोग अपनी भारत की नागरिकता को दे देंगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन ये दे रखी है कि जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19, इसके बाद ये दे रखा है कि जब अगर वो इंसान 19 जुलाई 1948 के बाद आता है या उस डेट पर ही आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको क्या मिलेगी, उसके बाद तो सिटीजनशिप मिलेगी यहाँ की, ठीक है। अब इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये कहा गया है कि जब भी वो इंसान अगर मान लो 19 जुलाई 1948 के बाद में आता है या उससे पहले मतलब उसके डेट पर आता है, उस डेट पर या उसके पहले आता है, इसमें आर्टिकल जो मतलब गा में कहा गया है, जो क्लॉज गा में कहा गया है ना, सेकंड नंबर वाले क्लॉज में कहा गया है इसमें, तो अगर वो उस टाइम पर मतलब उस 19 जुलाई 1948 के दिन आता है या फिर उसके बाद आता है तो रजिस्ट्रेशन जो कराएगा ना, वो जो प्रोसेस रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग उसको नागरिकता मिलेगी ना, उससे पहले उसको 6 महीने यहाँ रहा जाना चाहिए, वो 6 महीने यहाँ पर रहा हो, तभी वो जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को फॉलो कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें 7वें आर्टिकल में क्या दे रखा है, 7वें आर्टिकल में उसमें दे रखा है कि पाकिस्तान को प्रोविजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जो पाकिस्तान को प्रोविजन कर रहे हैं, मतलब जो पाकिस्तान को माइग्रेट हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं, पाकिस्तान में गए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें फ्रेंड्स, इसमें एक डेट दी गई है 1 मार्च 1947, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि अगर कोई इंसान 1 मार्च 1947 के बाद में अगर वो पाकिस्तान चला गया है जो भी, या फिर किसी भी ऐसी टेरिटरी में चला गया जो कि इस टाइम पाकिस्तान में गिनी जाती है, तो उसको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। साफ साफ मना कर दिया गया कि जो 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान में चला गया है तो उसको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। इसमें लेकिन एक कंडीशन और रखी गई है, इसमें कंडीशन ये रखी गई है, देखिए इसमें कंडीशन क्या रखी गई, इसमें ये कंडीशन रखी गई जो हमने ऊपर आर्टिकल 6 में पढ़ा था ना, 6 में जो गाँव वाले में कंडीशन पढ़ा था कि जो हमारा 19 जुलाई 1940 से पहले लौट आया हो, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन अप्लाइड है कि अगर जो आर्टिकल 6 में जो गाँव वाली कंडीशन है वो उसको मान सकते हैं हम, ठीक है, उसको मान सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसमें लिखा भी है कि आर्टिकल 6 के खंड खा के प्रयोजनों के अनुसार अगर हम वो इंसान 19 जुलाई 1948 से पहले लौट आता है तो हम उसको अपने सिटीजन मान लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 8 की, जो कि पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हम हिंदी में डिक्लेयर करेंगे उसको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 8 क्या कह रहा है, आर्टिकल 8 कह रहा है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप और राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। इसमें ये बोला गया है कि वो लोग जो इंडिया ऑरिजिन के तो हैं लेकिन बाहर किसी अदर कंट्री में रह रहे हैं तो उनके लिए क्या अधिकार है हमारे यहाँ, ठीक है। नॉट तो उसमें देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द आर्टिकल 5, जो आर्टिकल 5 में कहा गया है एनी पर्सन हु इज आइदर of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935 as originally enacted and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be citizen of India if he is registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for time being residing on an application made by him therefore to such diplomatic और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कि आर्टिकल 5 में जो मेंशन किया गया ना कि या तो वो यहाँ पे जन्मा हो या तो वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऑरिजिन हो उसका, या फिर उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई हो और वो किसी अदर कंट्री में रह रहा है तो वो यहाँ के सिटीजन बन सकता है, ठीक है। उसको डिक्लेयर कौन करना चाहिए, जो वहाँ पे डिप्लोमेटिक रहते हैं ना वो उसको डिक्लेयर करते हैं तो वो यहाँ का सिटीजन बन सकता है, ठीक है। उसका फ्रेंड आर्टिकल 9 में क्या कह रहा है, आर्टिकल 9 में कह रहा है पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट और नॉट बी सिटीजन। मतलब क्या इसमें साफ साफ बोला गया कि अगर कोई इंसान, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई भी है तो वो अगर यहाँ की सिटीजनशिप को मतलब किसी भी अदर कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है तो उसे यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में ये नहीं कहा गया है कि आप दो से, मतलब इंडिया में कहीं पर भी ये नहीं है कि आप इंडिया की सिटीजनशिप भी रख सकते हो और किसी और देश की भी रख सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो किसी अपनी इच्छा के अनुसार किसी और देश की नागरिकता को ले लेता है, सिटीजनशिप को ले लेता है, तो उस टाइम पर उससे यहाँ की नागरिकता को मतलब हटना पड़ेगा, तो खुद ही हट जाएगी। मतलब अगर वो खुद मनाने कर ही करता है तो हम उसको खुद ही हटा देंगे, ठीक है। इसमें साफ साफ बोला गया कि पर्सन जो कि किसी अदर स्टेट में रह रहा है और वो उसकी सिटीजनशिप को ले लेता है तो उसको यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ, मतलब ये बोला ना आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में इतना सब कुछ कह रखा है कि उसके पेरेंट्स मतलब यहाँ बॉर्न हो, उसके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ बॉर्न हो या वो यहाँ बॉर्न हो। उसके बाद आर्टिकल 6 में बोला गया कि वो इतनी डेट से पहले आ चुका हो, इतनी डेट के बाद आ चुका हो। आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 7 में कितनी सारी डेट बताई गई हैं उसमें, तो उसमें ये बोला गया कि वो सब केवल उन्हीं लोगों के लिए जिसके पास किसी और देश की नागरिकता नहीं है, किसी और देश की सिटीजनशिप नहीं है। अगर उनके पास किसी और देश की नागरिकता है ना तो वो यहाँ की सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं आर्टिकल 10 की। इसमें देखो फ्रेंड्स क्या लिखा है, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। मतलब जो राइट है ना सिटीजनशिप का वो किस तरीके से कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाई पार्लियामेंट कंटिन्यूस। मतलब इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया है कि अब इस टाइम पर जो पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी ना वो फॉलो किए जाएंगे। इस टाइम पर हमने लॉ पढ़ लिए थे सारे कि ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, तो
वो सब तो लागू हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी बातें कही जाएंगी ना वो सब मेंशन की जाएंगी, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल 11 में क्या दे रखा है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब सिटीजनशिप बाई लॉज में ये बोला गया कि जो पार्लियामेंट है ना उसी को केवल अधिकार है कि सिटीजन के नागरिकता के मैटर में, सिटीजनशिप के मैटर में केवल वही कानून बना सकती है और उसी के कानून को फॉलो किया जाएगा। बस फ्रेंड्स में यही परिभाषा यही सारी बात कही रखी है, ठीक है। अब इसको हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हिंदी में क्या 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 दे रखा है इसमें, हिंदी में पेमेंट दे रखा है भारत मतलब आर्टिकल 8 में दे रखा है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों पर नागरिकता का अधिकार, मतलब जो भारत के बाहर रह रहे हैं और लेकिन वो जन्मे कहाँ थे, इंडिया में जन्मे थे, तो उनके लिए क्या अधिकार है। उनके फ्रेंड्स ये अधिकार है, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग या तो वो खुद या उसके मम्मी या उसके पापा या उसके ज्ञान पेरेंट में से कोई भी अगर यहाँ पर रह रहा है तो वो यहाँ की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। और वो कौन करेगा, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, डिप्लोमेटिक रहते हैं, हमारे इंडिया के जो डिप्लोमेट्स अदर कंट्रीज में रहते हैं वो उसको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है। तो वो सारे लोग यहाँ के में मतलब सिटीजन बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 9 क्या कह रहा है, आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 कह रहा है, अनुच्छेद के 9 क्या कह रहा है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों के नागरिक ना होना। मतलब क्या है कि जो भी इंसान अलग किसी मतलब विदेशी राज्य किसी भी दूसरे राज्य की नागरिकता को ले लेता है, स्वेच्छा से खुद की मर्जी से ले लेता है, तो उसको उस टाइम पर भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। ये जो ऊपर कंडीशन हमने जितनी सारी पढ़ी थी ना कि आर्टिकल 5 में, वो अनुच्छेद 5 में हमने क्या पढ़ा था, अनुच्छेद 5 में हमने पढ़ा था कि जो वहाँ यहाँ पर जन्मा हो, जिसके माता मतलब पापा मम्मी या दादा दादी में से कोई भी अगर यहाँ पे जन्मा हो, या फिर जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ चुका हो, या फिर जो इसके बाद में क्या था, या फिर जो 19 जुलाई 1948 के बाद भी आया तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो यहाँ पे रजिस्टर करा सके वो बन सकता है, ठीक है। तो वो सब कंडीशन केवल उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास में किसी और देश की नागरिकता नहीं है। अगर उसके पास में किसी भी व्यक्ति के पास में किसी और देश की नागरिकता है तो वो यहाँ पर यहाँ का नागरिक नहीं बन सकता, ठीक है। ये साफ साफ बात कही गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो किसी और देश की नागरिकता को रखता है तो यहाँ का नागरिक नहीं बन सकता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आर्टिकल 10 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 10 में दे रखा है नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, मतलब नागरिकता के अधिकार कब कब बने रह सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है यह समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। मतलब क्या है, जो ऊपर जो बातें कही गई ना वो सब केवल तब तक लागू जब तक संसद कोई लॉ नहीं बनाई, मतलब लागू तो वो सब रहेंगी। इसके अलावा संसद अगर कोई लॉ बना देती है क्योंकि हमारा जो हमारा क्या कहते हैं हमारा संविधान है उसको तो खारिज नहीं कर सकता ना, तो संविधान में बातें कही हैं वो तो कही गई हैं। इसके अलावा अगर संसद भी कोई लॉ बना देती है तो वो जो लॉ बनाएगी ना उसका अकॉर्डिंग जो भी है उसमें कंडीशंस होंगी, अगर वो इंसान कोई वो फुलफिल कर रहा है तो उस टाइम पे वो भी भारत का नागरिक बन जाएगा, ठीक है। और इसमें साफ साफ बोला गया है, इसमें आर्टिकल जो अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 11 इसमें क्या बोला गया है कि संसद और नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमन किया जाना। मतलब क्या, और जो संसद जो कानून बनाती है ना वो उसको मतलब वो जो लॉ बनाएगी उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम होंगे, और वो केवल वही है जो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है, ठीक है। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन या समाप्ति की तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति अल्पीकरण नहीं करेगा। मतलब इसमें क्या गया है, इसमें ये कहा गया है कि संसद जो भी लॉ बनाएगी उन सबको हमको मानना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग किसी भी जो कोई भी व्यक्ति है उसको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी या उसकी खारिज की जाएगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉज के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पार्लियामेंट ने अभी तक केवल एक ही लॉ बनाया है सिटीजनशिप को लेकर, वो की है सिटीजनशिप एक्ट 1955। अभी तक हमारे पास सिटीजनशिप को लेकर केवल एक ही एक्ट है जो कि है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसी को ही बार बार हमने क्या किया, अमेंड किया है। जो भी हमने चेंजिंग लाई है ना, जो भी पार्लियामेंट सिटीजनशिप को लेकर चेंजिंग लाई गई है पार्लियामेंट जो मतलब अमेंडमेंट में, वो सब अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई है, ठीक है। जितने भी इस एक्ट में चेंजेस मतलब जितने भी आज हम लोग नई नई चीज़ें देख रहे हैं सिटीजनशिप को लेकर वो सब इसी एक्ट में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अभी तक हमारे यहाँ केवल सिटीजनशिप को लेकर एक ही एक्ट बनाया, तो यस ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे अब तक सिटीजनशिप को लेकर एक ही एक्ट बनाया है। तो इसलिए यहाँ पे इस केस में अगर उन्होंने ऑनली वर्ड दे दिया तो वो सही हो जाएगा, वरना हम लोग को पता है कि 99% ऑनली वर्ड वाले गलत होते हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, जो पहला अमेंडमेंट किया गया था द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 में, ठीक है, एक ये किया गया था। इसमें अब तक 5 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। कितने अमेंडमेंट किए जा चुके हैं फ्रेंड्स, अब तक इसमें 5 किए जा चुके हैं, ठीक है। पहला किया गया था 1986 में, उसके बाद किया गया था 1992 में, उसके बाद किया गया था फ्रेंड्स 2003 में, उसके बाद किया गया 2005 में, और अब रिसेंट में किया गया फ्रेंड 2009 में। तो आपको पता है कितना कंट्रोवर्शियल टॉपिक रह चुका है हमारे मतलब लास्ट ईयर में रह चुका है कितना कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे क्या किया गया था, ये वाला जो बिल पास किया गया था ये किया गया था 11 दिसंबर 2019। और इसमें क्या कहा था, इसमें ये कहा गया था कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं कौन कौन से देश में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, इन तीनों जगहों पर, इन तीनों देशों में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज़, साथ में याद रखना फ्रेंड्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात नहीं हो रही है। तो जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है कौन कौन सी, हिंदूज, सिख, बुद्धिज्म, जैन, पारसीस और क्रिश्चियंस, 6 माइनॉरिटी की बात की गई है फ्रेंड्स में। कितने, 6 माइनॉरिटी की बात की गई है। तो जो भी माइनॉरिटीज़ हैं
हाँ, मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, तो वो क्या कर सकती हैं, वो इंडिया में एंटर कर सकती हैं और उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें हमारा आर्टिकल जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है अभी 2019 में, उसमें बोला गया। ये तो कितना कंट्रोवर्सी में रहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो फ्रेंड्स, अगर आपके क्वेश्चन आएंगे ना, तो इसी क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि हमारे कितने वेज हैं जिससे हम अपने इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स 5 वे बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 5 वेज बताए गए हैं। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 5 वेज बताए गए, तो आपको याद रखना है कि मतलब 5 तरीके हैं जिससे हम एक्वायर करते हैं और 3 तरीके जिससे हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? बाई बर्थ, मतलब हम लोग अगर यहाँ पे जन्मे हो। ठीक है, जैसे यूएसए में कंसेप्ट है फ्रेंड्स कि जो वहाँ की लैंड पर जन्मा है ना, हम उसी को मानते हैं सिटीजनशिप वहाँ का। जैसे कि जस्ट सोली बोला जाता है, उस वर्ड को क्या बोला जाता है? जस्ट सोली वर्ड बोला जाता है। जस्ट सोली का मतलब होता है कि जो उस सॉइल पर जम रहा है। तो सोली से समझ में आ गया, जस्ट सोली। तो यूएसए में कंसेप्ट है जस्ट सोली का। जस्ट सोली का मतलब क्या होता है कि जो उस मतलब उस सॉइल पर जन्मा है उसको ही हम मानते हैं वहाँ का सिटीजन। देखा हमारे यहाँ क्या, हमारा बर्थ वाला रिलेशन है, हमारे यहाँ क्या है? बर्थ का। उसको बोला जाता है जस्ट सैंग्यूनिस। आपको ये वर्ड याद रखने हैं, थोड़े से पूछ लेते हैं कभी कभी, जस्ट सैंग्यूनिस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में क्या है? जो बर्थ से जन्मा हो। ठीक है, बर्थ से जन्मा, आपको पता है जो इंडिया में बर्थ से जन्मेगा उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा क्या कंसेप्ट दिया गया? डिसेंट, जिसके पेरेंट्स मतलब फादर मदर वगैरह में से कोई भी अगर है तो वो हमारा सिटीजन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन के थ्रू बन सकता है। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो वो इस डेट के बाद में आया हो तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू बन सकता है। अगर वो रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो उसको यहाँ पर रहना पड़ेगा उतने सालों के लिए। ठीक है, इसके अलावा नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसके अलावा नेचुरलाइजेशन होता है जिसमें ये बोला गया कि मतलब अगर कोई पर्सन यहाँ पर 12 ईयर्स से रह रहा है, 12 ईयर्स से, तो मतलब वो यहाँ का बन सकता है क्योंकि उसको पता है कि यहाँ का कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे मतलब यहाँ की लैंग्वेज क्या है, यहाँ के रहन सहन का तरीका क्या है, तो वो भी बन सकता है। यहाँ का वो होता है नेचुरलाइजेशन के थ्रू बन सकता है। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स हमारा 12 वो ईयर का कंसेप्ट है ना, वो ऐसे नहीं बांटा गया, वो बांटा गया 11 ईयर्स में और 1 मतलब 12 मंथ्स में। मतलब कि 11 ईयर्स तक यहाँ पर डिसाइड कर रहा हो, इसके बाद में जो 1 ईयर का मतलब 12 मंथ होता है उसके बाद में रजिस्ट्रेशन हो सकता है उसका। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है नेचुरलाइजेशन की। ठीक है, उसके बाद आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मतलब कि अगर कोई हमारा इंडिया किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है, बाहर की किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है, तो उसके जितने सिटीजन होंगे वो हमारे इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। इसमें फ्रेंड्स आपको ये बात याद रखनी है कि वो ऑटोमेटिकली नहीं बनते हैं। उनके उसमें एक वर्ड आता है क्वेश्चन में हमेशा कि ऑटोमेटिकली बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली नहीं बनते हैं। उनको मतलब उस टाइम पे देखा जाता है कि कौन बन सकता है ना कौन नहीं बन सकता, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है कि मतलब बन तो सारे जाते हैं क्योंकि जब हमने किसी टेरिटरी को एक्वायर किया है तो उसकी सिटीजन तो हमको देनी ही पड़ेगी उसको, है ना। तो लेकिन तब भी इनका ऑटोमेटिकली वर्ड क्वेश्चन में गलत हो जाता है। ऑटोमेटिकली वर्ड लिखा हो तो आपको नहीं लगाना है, लेकिन हम अगर किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर देते तो उसके सिटीजन हमारे सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है फ्रेंड्स, इस सिक्किम को किया था हमने एक्वायर, तो सिक्किम सिटीजन हमारे सिटीजन कहलाते नहीं कहलाते हैं सारे, इसलिए। ठीक है, इसके अलावा 3 वेज होते हैं जिससे हम अपनी सिटीजनशिप को लूज़ कर सकते हैं। आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जब हमको लेना होता है सिटीजनशिप तो हमारे 5 वेज होते हैं, और जब छोड़नी होती है तब 3 वेज होते हैं। 3 वेज कौन कौन से? रिनाउंसिएशन, पहला वेज कौन है? रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंसान खुद से यहाँ की सिटीजनशिप को छोड़ देता है, अगर किसी का मन है और वो खुद से सिटीजनशिप को छोड़ता है तो एक बहुत प्रोसेस है। दूसरा है हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? टर्मिनेशन का मतलब होता है कि अगर मान लो किसी पर्सन ने किसी और कंट्री सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया तो उसकी यहाँ की सिटीजनशिप क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है, उसकी यहाँ की सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। ठीक है, और थर्ड कंसेप्ट है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई इंसान, सॉरी फ्रेंड्स में बी लग गया है कोई ये वर्ड, तो इसको तो आप मेंशन मत कीजिएगा। ठीक है, थर्ड वर्ड होता है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिवेशन का फ्रेंड मतलब होता है कि मान लो कि कोई इंसान ऐसा है जो कि फ्रॉड तरीके से यहाँ पे आ गया, इलीगल माइग्रेंट है यहाँ के लिए। ठीक है, इसके अलावा वो कॉन्स्टिट्यूशन को पालन नहीं करता, यहाँ के फ्लैग का पालन नहीं करता, इसके अलावा बहुत मतलब वो इलीगली बहुत सारे काम करता है, तो उस टाइम पर उसकी सिटीजनशिप डेप्रीवेट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे सिटीजनशिप मतलब ये हमारे 3 वे से हम सिटीजनशिप लूज़ करते हैं अपने। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ फंडामेंटल राइट्स जो कि इंडियन सिटीजनशिप को दिए जाते हैं सिर्फ। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था सिटीजनशिप होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो केवल सिटीजनशिप को ही केवल सिटीजन होते हैं ना वही फॉलो कर पाते हैं, केवल वही इंजॉय कर पाते हैं उनको। तो हमारे यहाँ से कौन कौन से राइट्स हैं? हमारे यहाँ से 5 राइट्स हैं, 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि केवल इंडियन सिटीजन को ही मिलते हैं। और वो कौन से? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 15 में आप फ्रेंड्स कहा गया है कि किसी के साथ में भी रेस, कास्ट, सेक्स को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई भी किसी भी रेस का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी सेक्स का है, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ का है, तो उसके रिलेटेड मतलब हम लोग उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड आर्टिकल 16 में बोला गया है कि कोई मतलब इसमें भी यही बोला गया है कि हम लोग सबको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपने मतलब अपना जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है उसको इंक्रीज़ कर पाए। इसमें फ्रेंड्स बात की गई है एम्प्लॉयमेंट वगैरह के केस में, तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह के केस में भी हम क्या करेंगे? हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि सारे आर्टिकल्स में आते हैं राइट टू इक्वलिटी में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 भी, आर्टिकल 16 भी। ठीक है, अब आर्टिकल 19 की बता रही है। आर्टिकल 19 में क्या क्या क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो हमारा आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रखा है ना, इसके अलावा बहुत से इसमें राइट्स दे रखे हैं इसमें कि जैसे मान लो कि हम लोग ग्रुप बनाते हैं किसी भी काम को करने के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट वगैरह का केस होता है, उस केस में भी हमें राइट दिया गया है, केवल हमारे सिटीजन को ही राइट दिया गया है आर्टिकल 19 में जितने भी हमारे राइट्स गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 29 में ये कहा गया है कि जो माइनॉरिटीज़ होती है ना, जो हमारी माइनॉरिटीज़ होती हैं वो अपने स्क्रिप्ट को, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को मेंटेन कर सकती हैं। तो ये राइट भी केवल किसको मिला है? केवल इंडियन सिटीजन्स को ही मिला है। ठीक है, और आर्टिकल 30 में ये कहा गया है
इसमें आर्टिकल 30 का फ्रेंड्स, आर्टिकल 30 में ये कहा गया है कि वो जो माइनॉरिटीज़ बताई थी ना मैंने आपको, तो वो माइनॉरिटीज़ अपने इंस्टीट्यूशन को भी मतलब डेवलप कर सकती हैं, और उस टाइम पे हमारे जो उनको थोड़े से एक्स्ट्रा एडवांटेज दी जाएंगी कि वो इंस्टीट्यूशन में अपने माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उसको प्रिवेल कर सकती हैं, बाकी लोगों को मतलब एक तरीके से उनको अलग भी मतलब इक्वलिटी के लोग फॉलो नहीं करना, कोई बात नहीं, वो माइनॉरिटीज़ को मतलब अपनी माइनॉरिटी लैंग्वेज को बचाने के लिए, अपनी स्क्रिप्ट को बचाने के लिए, अपने रिलीजन को बचाने के लिए बहुत से काम वो कर सकती हैं, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल भी केवल हम, ये वाला जो राइट है ना, ये वाला राइट भी केवल किनको दे रखा है, केवल इंडियन सिटीजन को ही दे रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है सिटीजनशिप। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।